रुपया दिया है, क्या वो अपनी बात नहीं मनवाएगा? अपनी बात तो वो मनवाएगा। जब वो अपनी बात मनवाएगा तो वो आपके बारे में और मेरे बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। जब वो आपके बारे में और मेरे बारे में नहीं सोचेगा तो किसके बारे में सोचेगा? अपने बारे में सोचेगा। अपने बारे में वो उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। जो निगेटिव लोग हैं, जो नियंत्रण करना चाहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि हमको पैसा कमाना है, नियंत्रण करना है। कैसे भी। अभी इसका एक प्रमाण हम लोग के सामने आया, जो कोरोना के समय में हमने देखा। किसी ने नहीं सोचा था कि एक बार ऐसा होगा कि पूरे देश को जेल बना दिया जाएगा। कभी किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। लेकिन कोरोना के पहले बिल गेट्स ने अपने शेयर बेचे हैं। जो शेयर का दाम इतना है कि जो अभी विश्व के सबसे अमीर लोगों में, जैसे जेफ बेजोस हो गए और इलॉन मस्क हो गए और वारेन बफे हो गए, तीनों की संपत्ति अगर मिला दी जाए तो उतने का शेयर हो जाता है पूंजी ये कोरोना के बाद में। तो सोचिए कितना पैसा कोरोना को फंड किया गया। और जब फंड किया गया तो हमारे साथ क्या किया गया? हम लोगों को घर में बंद कर दिया गया। तो लोगों में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है व्यवस्था में। इस व्यवस्था को हैक किया जा सकता है। तो इस चीज़ों को देखते हुए ये जिस व्यवस्था के बारे में बताने वाला हूँ, वो व्यवस्था सुभाष चंद्र बोस आज से नहीं, बहुत दिन पहले से इस पे उन्होंने काम किया है। और पीआर सरकार, जो उनके अपने बहन की लड़के हुए, जो जिनको हम लोग बाबा बोलते हैं, ठीक है? इको हो रहा है? थोड़ा सा दूर से बोलो। अभी ठीक है? तो इस व्यवस्था को सुभाष चंद्र बोस ने और पीआर सरकार ने मिल करके गठित किया है। तो वो व्यवस्था है क्या? पता चला कि हम लोग जो व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं वो भी कहीं हैक हो सके, ये भी तो हो सकता है। तो फिर फायदा क्या होगा? यही व्यवस्था चलने देते हैं जिसमें हमारा नियंत्रण कभी नहीं होगा। अगर तो लेकिन वो जो व्यवस्था है उसको बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए हैं। जैसे अभी की जो व्यवस्था है उसमें है कि शक्ति भी एक आदमी के पास है और पैसा भी एक आदमी के पास है, जो शासक है। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस ने जो व्यवस्था बना करके दी है उसमें बोलते हैं कि नियम बनाने वाले लोगों के पास आर्थिक जो है ताकत वो नहीं रहेगा। तो वो किसके पास रहेगा? वो हमारे पास रहेगा। कैसे? अभी जो आर्थिक ताकत है वो व्यवस्था बनाने वाले लोगों के पास है, इसलिए व्यवस्था बनाने वाले लोग उस पैसे को, जो हमारा टैक्स है, उस पैसे को किसी पूंजीपति को दे सकते हैं। इसको सोशियो इकोनॉमी जो है इस तरह से कि ऐसा उन्होंने बनाया है कि उनके हाथ में पावर है। जैसे पीएफ का पैसा, अभी एलआईसी का पैसा, हम लोग तो विरोध कर रहे हैं कि पैसा उनको मत दो, लेकिन ये व्यवस्था कहता है कि उनके हाथ में, जो शासक हैं, उनके हाथ में ये शक्ति है कि वो पैसा किसी को भी दे सकते हैं। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अपने फिक्स जो लोग हैं उनको उन्होंने पैसा दे दिया। इस व्यवस्था में ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो क्या, या तो सरकार हमारे लिए कुछ करेगा और या तो कोई जिसको वो पैसा देंगे वो रोजगार क्रिएट करके हमारे लिए कुछ करेगा। यही है। तो उनका ये मजबूरी है कि इस व्यवस्था में उनको जो पैसा है वो किसी को देना होगा जॉब क्रिएट करने के लिए। जैसे अडानी को उन्होंने पैसा दिया तो 3 लाख जॉब उन्होंने दिया है, लेकिन जितना उन्होंने पैसा दिया है क्या उससे केवल 3 लाख जॉब क्रिएट किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन जैसे कि उन्होंने किसी पूंजीपति को दिया, उसी तरह सुभाष चंद्र बोस ने एक सिस्टम बनाया कि ये जो पैसा है, जो हम लोग का टैक्स है, उससे क्या करेंगे, कोऑपरेटिव्स खोल करके लोगों के हाथ में नियंत्रण देंगे। जो आर्थिक नियंत्रण है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। हमारे हाथ में आएगा तो क्या होगा? मान लीजिए सिंपल सा, कोई भी संस्था खुलेगा तो कोऑपरेटिव्स के रूप में खुलेगा। मान लीजिए एक ईंट भट्टा खुला, ठीक है? अभी का व्यवस्था क्या है कि अगर 1 करोड़ बेनिफिट हुआ
तो 90 से 95 लाख जो ईंट भट्टा खोले उनके पास जाएगा, 5 से 10 लाख जो वर्कर हैं उनमें बटेगा। यही है अभी। लेकिन वो व्यवस्था करता है कि 1 करोड़ जो होगा वो 100 लोग जो काम कर रहे हैं उनमें बटेगा, उनके स्किल्स के अनुसार। अगर कोई ज़्यादा स्किल्स का है तो उसे ज़्यादा मिलेगा, और जो कम स्किल का है उसको कम मिलेगा, लेकिन बटेगा उन्हीं 100 लोगों में। तो इससे क्या होगा कि आपके हाथ में पैसा रहेगा, देश का, लोगों के हाथ में। हमें सामाजिक आज़ादी मिली है, आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है। तो ये आर्थिक आज़ादी कब मिलेगा? जब पूंजी आपके हाथ में रहेगा। अगर किसी के हाथ में आप धन देंगे तो वो धन का इस्तेमाल आपके विपरीत कर सकता है, जैसा कि हम लोग कोरोना में देखें। हम लोगों ने उनको कानून बनाने का अधिकार दिया है और पैसे को कहाँ और कैसे खर्चा करना है इसका भी अधिकार दिया है। तो ये जो प्राउड व्यवस्था है इसमें बोलते हैं कि आप कानून बना सकते हैं, लेकिन पैसे का अधिकार जनता के हाथ में रहेगा। जितना पैसा है वो सारा जनता के हाथ में चला जाएगा। तो जनता क्या करेगी? जनता उसके थ्रू कोऑपरेटिव्स खोल करके, और उस पैसे से जब उस पर मुनाफा होगा तो उस पर टैक्स केवल सरकार के पास जाएगा, जो टैक्स रहेगा। और एक एक करके मैं इशू वाइज समझाता हूँ, इसमें बताता हूँ। जैसे इनकम टैक्स का बात है, तो इस व्यवस्था में क्या है कि इनकम टैक्स आपको लग रहा है, आप लोगों को पता ही है कि इनकम टैक्स अंग्रेजों ने शुरू किया। किस लिए शुरू किया? इसलिए शुरू किया कि हमारा जो देश था वो बिजनेसमैन लोगों का देश था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाले लोग थे, और औरंगजेब के समय में दुनिया का आधा धन भारत में था। तो उनके पास ज़्यादा बिजनेस करने वाले लोग नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय लोग हैं उनके ऊपर इनकम करने पे भी टैक्स लगेगा, कमाएंगे उसके बाद भी टैक्स देंगे। कमाने पे कभी भारत में टैक्स नहीं लगा है, लेकिन पहली बार अंग्रेजों के समय में इनकम टैक्स लगा कि आप कमा ही नहीं सको, और बिजनेस को क्या समझो कि इसको कमाने के बाद भी आपका घाटा है। अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ रुपया कमाए, 30 लाख गवर्नमेंट ले लिया तो आपका घाटा नहीं है कि नहीं? 30 लाख का घाटा। और इससे बहुत दिक्कत है। इनकम टैक्स लगने से क्या है? ब्लैक मनी हमें कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक इनकम टैक्स रहेगा ब्लैक मनी कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो प्राउड व्यवस्था बोलता है कि इनकम टैक्स नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसका एक रीज़न है। ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी, इसके ऊपर रिसेशन 1990 रवि बत्रा अर्थशास्त्री हुए जो इस संस्था से हैं, उनको विश्व के माननीय अर्थशास्त्री में माना जाता है। उन्होंने 1982 में बता दिया, 8 साल पहले, कि मंदी आने वाली है। उस मंदी का कारण क्या है? उस मंदी का कारण है कि पूंजी लोग अपने पास रख रहे हैं। तो जब भी ब्लैक मनी कंट्री में रहेगा, लोगों के पास रहेगा, तो मंदी आते रहेगा। इसका रीज़न क्या है? पैसा जो है वो बहना चाहिए, वो बहेगा नहीं तो मंदी आएगा। और पैसा जब बहेगा तो 1 रुपया 1 करोड़ का काम कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ। जैसे एक व्यक्ति हैं, जैसे हमारे प्राउड को समझाते हैं, वो बता रहे थे, एक बार वो होटल में गए, ठीक है, वहाँ उनको कमरा देखना था। तो जो होटल का मालिक था उसने बोला कि अगर आप 5000 एडवांस करेंगे तो मैं कमरा दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एडवांस कर देता हूँ, लेकिन मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा उसके बाद डिसाइड करेंगे, कमरा देखने के बाद। तो उन्होंने 5000 रुपया रख दिया। तो होटल के जो मालिक थे उन्होंने कहा कि उनके जो स्टाफ था उसको उन्होंने सैलरी नहीं दिया था, तो वो 5000 रुपये उन्होंने अपने स्टाफ को दे दिया। वो जो स्टाफ था वो उधारी राशन लेता था, तो बगल में ही राशन दुकान था, वो 5000 ले जा करके राशन दुकान में दे दिया। वो राशन दुकान वाला था, उसके पास उधारी था होटल वाले का। तो उसने कहा कि ये 5000 ले जा करके होटल वाले को दे दो। और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हमें कमरा पसंद नहीं है, आप 5000 रुपया हमारा दे दीजिए। तो उन्होंने उसका 5000 दे दिया। आप देखिए कि पैसा 5000 जो किसी का नहीं था, वो तो उनका था, उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन 5000 रुपया जो उनका काम करते थे उनका काम कर दिया,
5,000 रुपया राशन दुकान वाले का और 5,000 उनके मालिक का, 15,000 रुपया का काम हो गया, लेकिन 5,000 जिसका था उसको वापस मिल गया। तो इस तरह से पैसा काम करता है। लेकिन पैसा अगर घरों में बंद है तो वो क्या करेगा, रोक देगा कंट्री को, क्योंकि पैसा आप हर चीज़ों पे एक मीडिएटर लगा दिए हैं। पैसा, जैसे मेरे पास खाने का सारा सामान है लेकिन तेल नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो मैं तेल कैसे खरीदूंगा, क्योंकि सब कुछ खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो आपके पास सब कुछ रहेगा और पैसा मार्केट में नहीं रहेगा तो भी आपका अर्थव्यवस्था रुक जाएगा। और जब तक इनकम टैक्स रहेगा तब तक ये अर्थव्यवस्था में मंदियां आती रहेंगी, क्योंकि हम लोग दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यता के लोग हैं। अंग्रेजों के आने के पहले हमने मंदी नाम नहीं सुना है। अगर मंदी होता तो हमारे देश में इतने अर्थशास्त्री हुए, चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री हुए, वो जरूर लिखते कि मंदी आया था, लेकिन इतिहास में, हमारे इतिहास में कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। तो इसका कारण है जो इनकम टैक्स है, किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है जहां इनकम टैक्स लग रहा है। तो अपने लोगों पे जो कमाई करना चाहते हैं उनको कभी इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए, ये प्राउड बोलता है। तो अभी जैसे कि और एक चीज़ है, प्राउड क्या बोलता है, एजुकेशन और हेल्थ फ्री होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, बहुत सारे कंट्री अभी क्या हो गया है कि अभी देखिए, अभी हमने कोरोना में देखा कि हेल्थ फ्री नहीं है। हेल्थ फ्री नहीं है तो कौन पैसा देगा, बीमार होइएगा तो आप और हम देंगे, अगर मेरा तबीयत खराब हुआ तो हम देंगे। कोरोना आया, लोगों ने अपना कमाई हॉस्पिटल में ले जा करके जमा कर दिया, लोगों ने 50-50 लाख रुपया दिया। सर्दी खांसी का 50 लाख रुपया कोई सोच सकता था कभी कोई देगा? कोई भी नहीं सोच सकता था। लेकिन जब हेल्थ फ्री होगा तो क्या होगा, जब हेल्थ फ्री होगा तो अल्टरनेटिव मेडिसिन बढ़ेंगे, और जब हेल्थ का पैसा लगेगा तो वही मेडिसिन बढ़ेगा जो आप खरीद सके। अगर आपके घर के बगल में धनिया लगा हुआ है, आपके घर में लगा हुआ है, वो एक मेडिसिन है, लेकिन उसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि उससे किसी भी तरह का प्रॉफिट गवर्नमेंट को नहीं है। और आप किसी भी तरह का एलोपैथी दवाई खरीदेंगे, उसमें गवर्नमेंट को बेनिफिट है। ये सारी दवाइयाँ बेचने से गवर्नमेंट को बेनिफिट है। जब आप बेनिफिट नहीं, गवर्नमेंट ये जब सोचेगा कि हेल्थ फ्री नहीं है तो हर चीज़ पे वो पैसा कमाने के लिए सोचेगा, तो क्यों अल्टरनेटिव मेडिसिन को बढ़ावा देगा? जितने भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है वो तभी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं जब हेल्थ उस कंट्री में सभी का फ्री हो। वरना अल्टरनेटिव मेडिसिन हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और हम ही को बढ़ाना पड़ेगा। और जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, अल्टरनेटिव मेडिसिन बढ़ेगा। तो ये जो काम हम लोग अभी कर रहे हैं, इस काम में अगर गवर्नमेंट हेल्प कर दे तो ये कितना बड़ा काम तुरंत हो सकता है। अभी एलोपैथी को वो बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? उसका 1 से 2% भी अल्टरनेटिव में वो खर्चा नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इससे कोई बेनिफिट नहीं है उनको। अगर बोला जाए धनिया पे आप टैक्स लगा दीजिए तो ये भी एक दिक्कत है उनके लिए, वो लगा नहीं सकते हैं। आपके घर में कदम का पेड़ हुआ है, आपके घर में पीपल का पेड़ है, तो इस पर टैक्स लगाया जा सकता है? नहीं, कोई संभावना है कभी भी? तो अल्टरनेटिव मेडिसिन को हर कोई चाहता है कि यूज कोई नहीं करे। जो जागरूक लोग हैं, जो इस फील्ड में हैं, वो तो चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगा। तो जब हेल्थ फ्री होगा तो ही गवर्नमेंट आपको लिए कभी भी प्रोपेगेंडा नहीं करेगा। जैसे कि अभी जो कोरोना आया, इसके पहले 1720 में भी महामारी आया, 1820 में भी आया, 1920 में भी आया और 2020 में भी आया। लेकिन उसके पहले फर्जी महामारी भारत में कभी नहीं आया था। ये फर्जी महामारी आने का कारण क्या है? एक दवा फेविफ्लू, जिसको कि केवल चेक करने के लिए गवर्नमेंट इशू किया था, 3000 करोड़ रुपया का बिका। डोलो कंपनी, ये तो सब कोई सुने होंगे, 6000 करोड़ रुपया केवल कमीशन दिया, तो कमाया कितना होगा? इसी तरह पैरासिटामोल है, हर कंपनी ने इतना कमाया। रेमडेसिविर 400-500 का मेडिसिन लाख रुपया में बिका। एक बहन थी, उन्होंने बताया
कि रेमडेसिविर वो डॉक्टर बोल रहे थे, लिख करके दे रहे थे, उन्होंने 10 रेमडेसिविर लिया 10 लाख में। अब बताइए 10 लाख रुपया, फिर भी उसके हस्बैंड नहीं बच सके। तो सर्दी खांसी कोई भी 10 लाख रुपया खर्चा करने के लिए तैयार होता अगर प्रोपेगेंडा नहीं होता तो? कभी आप सोचते हैं सर्दी खांसी के लिए हम अपना 10 लाख रुपया दे दे? दिल्ली में एक भाई साहब थे, उन्होंने, हम लोग उस समय देखा कि वो बहुत बड़े बिल्डर थे, तो उनके घर में कोरोना उनको हो गया। वो लोग बैग भर कर 50 लाख रुपया हॉस्पिटल में लेकर के गए थे, लेकिन फिर भी वो पर्सन नहीं बचा। तो ये कितना दुखद बात है कि एक सर्दी खांसी आपकी पूरी जिंदगी की कमाई को ख़त्म कर सकता है। और दिन पर दिन जितना मेडिसिन बढ़ रहा है, जितना हॉस्पिटल बढ़ रहा है, दिन पे दिन हम लोग का हेल्थ बुरा होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जिन मेडिसिन को खा रहे हैं वो असल में मेडिसिन है ही नहीं। वो क्या है? वो एक प्लान है जिसके तहत आप और बीमार होते जाएंगे। क्यों? एक अनुपम खेर का वीडियो था बहुत अच्छा, कि जो आदमी समृद्ध है, जिसके पास कार है, जो फ्लाइट में सफ़र करता है, रेस्टोरेंट में खाना खाता है, सब जगह टैक्स देता है, और वो देश के लिए क्या है? उपयोगी व्यक्ति है। दूसरा एक व्यक्ति है जो कार भी नहीं चलाता है, बाइक चलाता है, और तो वो कम उपयोगी है। एक और व्यक्ति है जो साइकिल चलाता है, उसकी ज़रूरत की चीज़ें कम है, तो वो बहुत कम उपयोगी है। लेकिन जो व्यक्ति पैदल चलता है, गांव में रहता है, वो किसी काम का नहीं है देश के, अपने छाछ करके खाता है। क्यों उपयोगी नहीं है? क्योंकि वो कोई अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको ये देखना है कि आप एक एजेंडा का हिस्सा रहेंगे या आपकी ज़िंदगी महत्वपूर्ण है। हेल्थ अगर फ्री होगा तो ही आपकी ज़िंदगी का कीमत है, वरना हेल्थ पे अगर पैसा लगेगा तो आपको और हमको एक गिनी पिग की तरह यूज किया जाएगा, जैसा कोरोना में हम लोग को यूज किया गया, और आगे भी होगा। अब ये तो इसके पहले, इस कोरोना महामारी के पहले जो वायरस पे लेकर के इस तरह के काम नहीं हुआ था। पहली बार वायरस को लेकर के इस तरह से बना। अब ये कह रहे हैं कि वायरस को लेकर बीमारियां आती रहेंगी, और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की टीम से हम लोग हैं, और सब कोई जानते हैं कि वायरस कभी ख़त्म नहीं होगा। राजीव भाई बोलते हैं कि वायरस के हम लोग बीच में खड़े हैं, वायरस तो रहेगा और हमारी इम्यूनिटी भी रहेगी, और उससे लड़ करके वो हर बार जीतेगी, और हारेगी तो हम कमज़ोर होंगे, और जीतेगी तो हम और मजबूत होंगे। ये एक प्रोसेस है, गॉड का बनाया हुआ प्रोसेस है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, गॉड के बनाए हुए प्रोसेस को। आपका शरीर लड़ता है तो जीत मजबूत होता है, और एक निगेटिव फोर्स है वायरस, और एक पॉजिटिव फोर्स है आपका इम्यूनिटी। जब इम्यूनिटी जीते बढ़ेगा, मजबूत होगा, तो आप मजबूत होंगे, फिर वायरस आप पे अटैक करेगा। ये खेल चलेगा, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक चलेगा। लेकिन इसका इन्होंने फ़ायदा उठा लिया, और जब तक फ्री नहीं होगा हेल्थ, तब तक ये फ़ायदा उठाते रहेंगे। इसी तरह है एजुकेशन। एजुकेशन में अभी की अर्थव्यवस्था है, एक व्यक्ति के कमाई का 50% अपने बच्चे को पढ़ाने में चला जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो अपने उसी अनुसार से अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, लेकिन अगर कोई अमीर है तो अपने बच्चे को ज़्यादा एजुकेशन देना चाहता है, तो वो विदेश भेज के पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो लोन पे लोन लेते जा रहे हैं। गरीब का तो बच्चा कम से कम वो लोन नहीं ले रहे हैं, अमीर तो और मिडिल क्लास फैमिली और फंसते जा रहा है। तो एजुकेशन एक जो धंधा बन गया है, जो कि पहले हमारे देश में एक तरह से क्या था, दक्षिणा स्वरूप में था कि आप पढ़िए, उसके बाद आपको मैंने अगर लायक बना दिया तो आप दीजिए, अगर लायक बना दिया तो। ये था ग्रांटेड एजुकेशन, गारंटी वाला एजुकेशन। लेकिन अभी क्या है, हम लोगों ने कंसेप्ट रखा है गारंटी एजुकेशन। जैसे कि ये पेन है, 3 रुपए का है, अगर मैंने दुकानदार से पेन लिया और पेन ले करके ये नहीं चल रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसे घर लेके जाऊँगा, ये मैं लौटा दूँगा, क्योंकि ये 3 रुपए का पेन में आप लौटा दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 20 साल कहीं पर समय दे रहा है, 20 साल समय देने के बाद वो बच्चा निकल रहा है फिर 10 साल तैयारी करने के लिए, तो
क्या सीखा 20 साल उसने? कुछ नहीं। क्या सीखा? 2 लैंग्वेज, कैलकुलेशन करना और थोड़ा सा सोशल साइंस, अपने अगल बगल की जानकारी। लेकिन क्या इससे वो उपयोगी व्यक्ति बनेगा? बना नहीं बना, तभी तो उसको तैयारी करने की जरूरत है। तो वो गया 10 साल और तैयारी करेगा, 10 साल तैयारी करेगा, लेकिन कंपटीशन इतना हाई है कि हर बच्चा सक्सेस हो ही नहीं सकता है। अब मान लीजिए कि रेलवे का फॉर्म हम देखते हैं, 1 करोड़ बच्चे भरते हैं, वैकेंसी कितना है? 5,000, 10,000, जैसे 50,000, 1 लाख। अगर 1 लाख भी वैकेंसी है तो 99 लाख बच्चे तो पहले से फेल हैं। तो इनको कितना भी पढ़ा दिया जाए, कितना भी स्मार्ट बना दिया जाए, यह सिस्टम जो है उस सिस्टम में गारंटी नहीं है, ना एजुकेशन का गारंटी है, ना जॉब का गारंटी है। तो इसमें क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि आपको एजुकेशन का गारंटी देना चाहिए। कैसे? 3 रुपया के लिए आप झगड़ा कर ले रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा बर्बाद हो गया, 20 साल के बाद क्या वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन हम लोग जा करके एजुकेशन सिस्टम से पूछते नहीं है कि इसको बर्बाद आपने कर दिया, अब मैं इसका क्या करूं। आपका सबसे कीमती संपत्ति आपके बच्चे हैं, अगर वो बर्बाद हो जाते हैं तो आपको पूछना चाहिए, हर किसी को पूछना चाहिए, अब मैं इसका करूं क्या। मैं 3 रुपया का पेन के लिए दुकानदार से झगड़ा कर लेता हूं, लेकिन मैं झगड़ा नहीं कर सकता अपने बच्चे के बर्बाद हो जाने पे। ये कितना मतलब दुख वाला बात है। आप फ्रिज लेते हैं, फ्रिज लिए, उस पर 2 साल की गारंटी है, 5 साल की गारंटी है, आपका बच्चा पढ़ के निकला, कोई गारंटी नहीं है। ये कितना दुखद है। और जबकि गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर गुरु भगवान है तो उनको पहले जैसा सिस्टम अपनाना चाहिए कि दक्षिणा के रूप में पढ़ाइए, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये गुरु सब कोई नहीं रह गए हैं, एक सिस्टम में गुरु फंस गए हैं। वो सिस्टम कमा रहा है, वो जो सिस्टम है वो टीचर को भी परेशान करके रखा हुआ है और स्टूडेंट को भी परेशान करके रखा हुआ है। क्योंकि ये क्या बोलता है सिस्टम कि आपका, जैसे मैं अपना बाल कटाने गया, सैलून गया, ठीक है, अब कोई भी सैलून वाला ऐसा बोलेगा कि आपका जो ये बाल है इतना खराब है कि मैं काट नहीं पा रहा हूँ, और लेकिन मुझे पैसे चाहिए, आप देंगे पैसा? नहीं। ठीक है, लेकिन आप जब स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आपको यही सुनने मिल रहा है ना कि आपका बच्चा बेवकूफ़ है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा पाया। तो ये क्वेश्चन हम लोग कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट में करते हैं। तो जब आप पैसा दे रहे हैं तो एजुकेशन भी एक प्रोडक्ट है, एजुकेशन भी एक प्रोडक्ट है, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं, पैसा फ्री में तो हो नहीं रहा। तो जब प्रोडक्ट है तो कोई क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है कि जो मेरा बच्चा बर्बाद हो गया अब मैं इसका क्या करूं। अब वो बच्चा बर्बाद हो गया, 30-25 साल पढ़ा स्कूल में, 10 साल तैयारी किया, 35 साल हो गया, उसको अब कोई स्किल नहीं आता है। वो बेचारा जो मेहनत नहीं किया है वो आगे क्या करेगा। उसको शर्म आता है खेती करने में। क्यों आता है? क्योंकि बचपन से उसने मेहनत नहीं करना सीखा है। और जो हमारे सेल हैं ये उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह का हमने इसको आदत डलवाया है। तो माइंड उसका सेट हो चुका है, उसका सेल सेट हो चुका है कि 35 साल तक उसको मेहनत नहीं करना है। एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 35 साल तक वो मेहनत नहीं किया। अब 36वां साल से आप चाहते हैं कि वो पैसा कमा के लाए, वो लाएगा पैसा कमा के? माँ बाप चाहते हैं पैसा कमा के लाए, यही ना चाहते हैं माँ बाप कि हम अब मेरा बच्चा है जो पैसा कमा के लाए। पैसा कमाने आपने उसे सिखाया ही नहीं, वो कहाँ से लाएगा? अब वो डिप्रेशन में रहेगा। और इंडिया में हर दिन बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, हर दिन, और हर दिन और करेंगे। इनका रेशियो हर दिन बढ़ेगा आत्महत्या करने का। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम लोग कभी ये सोचते नहीं है कि हम लोग, जैसे कि युद्ध लड़ने जाना है हमको, ठीक है, तो हम पहले तैयारी करेंगे युद्ध का कि युद्ध लड़ने जाएंगे उस समय करेंगे? पहले तैयारी करेंगे, नहीं तो जो पहले तैयारी करेगा वही जीतेगा। तो हमने अपने बच्चों को जीवन उपयोगी शिक्षा दी ही नहीं। राजीव भाई बोलते हैं कि अगर मुझे कनाडा के बारे में पढ़ाया गया अब मैं क्या करूं, मुझे जो भी चीज़ पढ़ाया गया वो मेरे काम का था ही नहीं, अब मैं उसका करूं क्या। तो उपयोगी शिक्षा जो उसके जीवन को चलाएगा वो शिक्षा हमारे स्कूलों में नहीं है। और कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। हम लोग इतने हैं, इतने ज़्यादा लोग, 136 करोड़, अब तो हम लोग चाइना से ऊपर हो गए।
1 नंबर पे आ गए। हाँ 46 हो गए। तो कम से कम कुछ लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि जो बच्चे हमारे जो आप शिक्षा दे रहे हैं ये निकलने के बाद किसी काम का नहीं रहेगा, ये शिक्षा बंद होनी चाहिए। या तो इसमें आप एक चीज़ जोड़ दीजिए, गारंटी कि मेरा बच्चा निकलेगा और इन चीज़ों में महारत हासिल करके निकलेगा। अगर मैं 5 ही चीज़ सिखा रहा हूँ, ये 5 चीज़ में इसका महारत रहेगा। मैं 10 चीज़ सिखा रहा हूँ, 10 चीज़ में महारत रहेगा, लेकिन इसके लिए अभी कोई तैयार नहीं है। तो आपको कैसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए ये आपको सोचना होगा कि गारंटी वाला एजुकेशन सिस्टम चाहिए या जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम को चलाना है। तो प्राउड बोलता है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा रखना है जिससे कि बच्चा अपने ज़मीन से जुड़े, बच्चा अपने माँ बाप से जुड़े। अभी क्या हो रहा है कि एक है हमारे जान पहचान में, उनके 4 लड़के हैं, उनके चारों लड़के अमेरिका में सेट हैं, ठीक है। अब उनको हर महीना उनको पैसा भेज देते हैं चारों लड़के, दोनों माँ बाप हैं, घर में रहते हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाला कोई नहीं है। आपका बच्चा आपसे छीना जा रहा है, आपको ये ध्यान देना होगा। यह जो एजुकेशन सिस्टम है, आपके समाज का जो क्रीम लोग है वो आपसे छीना जा रहा है। आपके लोग जाके नासा डेवलप करेंगे, नाम किसका होगा, भारत का या अमेरिका का? तो आपके बच्चे, आपके क्रीम लोग आपसे छीना जा रहा है, नासा का नाम होगा। माइक्रोसॉफ्ट में इंडिया के लोग हैं सबसे ज़्यादा, नाम किसका हो रहा है, इंडिया का कि बिल गेट्स का? ठीक है। एक चीज़ है, बिल गेट्स से पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता कि इतने भारतीय आपके कंपनी में काम करते हैं और कोई दूसरा माइक्रोसॉफ्ट बना लेगा? तो उसने कहा है भारतीय लोग सबसे ईमानदार होते हैं और वो नौकरी करने में ही विश्वास करते हैं। हाँ, वो जानता है इस बात को और वो इस बात को समझता है। तो जो देश बिजनेसमैन लोगों का देश था, बुद्धिवादी लोगों का देश था, वो देश नौकर लोगों का देश बन के रह गया। इसका रीज़न क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम केवल और केवल नौकर बना सकता है, मालिक नहीं बना सकता है। मालिक बनना है तो जितने भी लोग हुए उनको कॉलेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि 2 भाषा कैलकुलेशन करने और थोड़ी सी जानकारी अपने आसपास की, इससे कोई मालिक बन सकता है? आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई मालिक बन सकता है? और इन्होंने ये सिस्टम लाया क्यों था? क्योंकि भारतीय लोग बहुत टैलेंटेड थे, तो इनको अंदर से गलानी फील होती थी कि जो मेरा नौकर होगा वो क्या 64 कलाओं जानने वाला अपना नौकर रखिएगा? मान लीजिए मैं एक कला जानता हूँ और मेरा नौकर 64 कला जानता है, आप रखिएगा? तो आप कैसा नौकर चाहिएगा? कम से कम हम एक जानते हैं तो वो 0 जाने या आधा जाने। मालिक का एक सम्मान होता है। तो ये लोग क्या किए, इनको अंदर से गलानी फील होती थी कि ये जो लोग हैं इतने टैलेंटेड हैं, इतने टैलेंटेड हैं कि इनके सामने हम लोग कुछ नहीं है। तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया कि ये जो ऐसे लोग हमारे पास आए जो लोग कम से कम जानते हो और मालिक का आज्ञा मानना जाने, क्योंकि जो ज्ञानी होगा वो गलत बात नहीं मानेगा किसी का। जो ज्ञानी होगा वो कैसे मानेगा? वो तर्क करेगा, क्वेश्चन करेगा। तो इनको नौकर चाहिए था, इसलिए इन्होंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जो बात मानने वाला व्यक्ति हो। आपके जो सबसे टैलेंटेड लोग हैं वो भी बात मान रहे हैं और जो कुछ नहीं कर पाए वो निराश, डिप्रेशन में है। उनमें भी इतनी ताकत नहीं है कि फिर से अपनी ज़िंदगी बना सके। तो भारत को हम लोग क्या बना रहे हैं? अगर यही सिस्टम चलता रहा तो हम लोग अपने देश में एक ऐसा ब्रेन, ऐसे लोग रखेंगे जिनको कुछ नहीं आता है। जब हमको कुछ नहीं आएगा तो देश कैसे डेवलप होगा? कभी भी देश डेवलप हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप देश का जान है, हमारे जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य हैं। कि कब भविष्य रहेंगे? जब उनके यहाँ कुछ रहेगा तब भविष्य रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई देश है जिसके पास 500 करोड़ की आबादी है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है उसके लोगों में, वो देश डेवलप होगा? और कोई देश है जिसके पास मान लीजिए 1 लाख लोग हैं लेकिन यहाँ पे कुछ है, वो निर्माण कर सकते हैं, वो लोग बढ़ेंगे या वो 500 करोड़ वाले लोग बढ़ेंगे?
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इजराइल। जितना भी नोबेल पुरस्कार हुआ, जितना भी, उसका 99% नोबेल पुरस्कार इजराइल के लोगों ने जीता है। वो अपने बच्चों से एग्जाम नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं अगर तुम कुछ सार्थक बनाओ, अगर तुम बना पाए तो तुम एजुकेटेड हो, नहीं बना पाए तो तुम नॉर्मल इंसान हो। तुम कुछ सार्थक बनाओ जो हमारे देश को आगे लेकर के जाएगा। वो एग्जाम नहीं लेते अपने बच्चों को। तो हम लोग अपने बच्चों को 99% के चक्कर में फंसा चुके हैं। और वो जो इजराइल कितना साल बने हुए हुआ, हमसे बाद में बना, लेकिन आज उसके चारों ओर जितने लोग हैं सब उसके दुश्मन हैं, लेकिन उसको कोई भी फर्क पड़ता है। लेकिन ये फर्क जो नहीं पड़ता है वो क्यों नहीं पड़ता है? वो इसलिए नहीं पड़ता है कि उसका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अपने लोगों को यहाँ पर कुछ भरता है, यहाँ से पूरा का पूरा खाली नहीं कर देता है। उसका एजुकेशन सिस्टम बोलता है कि तुमको साइंटिस्ट बनना है। हर क्षेत्र में उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। उनका अभी एक रिसर्च है कि रेगिस्तान जो है उसमें वो हमसे ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। आप बताइए, हमारे पास मिट्टी है, दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी, लेकिन हम कम उत्पादन करेंगे, वो रेत में हमसे ज़्यादा उत्पादन करेंगे। ये कितना बड़ा चीज़ है। वो जैसे कि पानी हमारे पास भरा हुआ है, लेकिन हमारे देश में प्यास से लोग मर रहे हैं। उनके यहाँ पानी है ही नहीं, लेकिन उन्होंने ओस को पानी बना करके, जो रात में नमी होती थी उससे वो पानी बना करके आराम से पानी पी रहे हैं। तो अपने बच्चों को ऐसा एजुकेशन देना जरूरी है, या सारा संसाधन, भारत जो देश है यहाँ सारा संसाधन है, किसी भी संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं रहेगा तो आप जो बनाने वाले लोग हैं वो कुछ नहीं बना पाएंगे। तो यही हो रहा, हमसे क्या हो रहा है, सब कुछ बाहर ले जाया जा रहा है। हमारे अच्छे लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे संसाधन बाहर जा रहे हैं, और रोकने वाला कोई नहीं है। कौन रोकेगा? जिसका दिमाग में ये सवाल रहेगा वो तो रोकेगा, लेकिन इतना उन्होंने आज्ञाकारी लोग बना दिया है कि कोई रोकने वाला लोग नहीं। और कभी भी ज्ञानी व्यक्ति जो होगा आज्ञाकारी किस स्तर पर रहेगा? हर व्यक्ति का दो चीज़ रहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति टीचर है तो उसका एक गरिमा है, उसका एक सम्मान है, लेकिन अपने गरिमा से हट करके वो काम करेगा तो आपको उसका विरोध करना होगा। ये हर किसी को समझना होगा। एक टीचर का एक सम्मान है, एक गरिमा है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए एक टीचर गाली नहीं दे सकता है, एक टीचर उसके गरिमा से ये पार हो गया, अपने स्टीमा को, अपने जो स्टूडेंट है उसको गाली नहीं दे सकता है। साइंटिस्ट, चाहे एक गार्जियन, हर किसी की एक गरिमा है, लेकिन जब वो गरिमा से बाहर चला जाएगा तो उसका आपको विरोध करना पड़ेगा। जैसे कि अभी व्यवस्था बनाने वाले, उनका एक गरिमा है, वो किस लिए आप लोगों ने चुन करके भेजा है? इसलिए चुन करके भेजा है ताकि वो आपके लिए कुछ करे। लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं? वो कर रहे हैं मेडिकल माफिया के लिए। तो जब वो मेडिकल माफिया के कर रहे हैं तो अपने गरिमा से वो बाहर हो गए। तो जब बाहर हो गए तो उनका तो विरोध करना पड़ेगा। लेकिन देश में क्या हो गया, इस एजुकेशन सिस्टम के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक बार जिसका सम्मान करते हैं, फिर उसका जब वो गरिमा से बाहर भी जाता है तो उसको रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया है कि सम्मान करो, सम्मान करो। लेकिन कोई अपने गरिमा से बाहर चला जाए तो उसका विरोध करना भी हमको सीखना होगा, वरना क्या होगा? अभी कोरोना आया है, अभी एक से एक वायरस आएगा और वो लोग उस रूप में चले जाएंगे जिस रूप में हमने कभी सुना था कि रावण आया। रावण एक समय था, कंस एक समय था, शासक थे वो भी, लेकिन अपने गरिमा से वो बाहर हो गए थे। जो उनकी गरिमा है, जो उनका सम्मान है, उससे वो बाहर हो गए थे। तो अभी जो हमारे लोकतंत्र को चलाने वाले लोग हैं वो अपने गरिमा से बाहर हो रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इनका विरोध करना होगा। लेकिन एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया गया कि ये विरोध होगा ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है। जब तक लोग समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुका रहेगा।
तो प्राउड बोलता है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम देना है कि एक तो एजुकेशन सिस्टम फ्री हो, उसके टीचर को वो लोग दें, और उसके बाद यह गारंटेड हो। क्योंकि आप अगर किसी को गारंटी नहीं देंगे एजुकेशन में खास करके, तो आपको 3 रुपया का पेन के लिए भी नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। आपको 5,000 10,000 के सामान के लिए भी जा करके उससे गारंटी नहीं मांगना चाहिए। जब आपके बच्चे खराब हो जा रहे हैं तो ये कौन सी चीज़ है? ये खराब हो जाएगा तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। लेकिन हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को इजराइल ने समझा और उसने एजुकेशन पे बहुत काम किया, अपने संस्कृति पे बहुत काम किया, और मात्र 40 से 50 60 साल में वो दुनिया में एक स्थान बना लिया। तो इसलिए प्राउड ये बोलता है कि ये ग्रांटेड होना चाहिए और ये पूरी तरह से मुफ्त होना चाहिए। दूसरा जो आगे का जो चीज़ है वो हर चीज़ पे जितने भी इशू हैं उसमें एक इसका अपना महत्व है, स्थान है। तो ये हो क्यों पाया? ये जो व्यक्ति थे करने वाले, जो समझने वाले, सुभाष चंद्र बोस के बारे में किसी के भी मन में सवाल है कि वो व्यक्ति गलत है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अच्छा हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस सिस्टम को सुभाष चंद्र बोस ने डेवलप किया है और इस सिस्टम के बारे में अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता रहे हैं। मैंने जो बताया ये सिस्टम का 0.1% भी नहीं है जो ये सिस्टम है, क्योंकि पूरा सिस्टम बताना इतने कम समय में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ इशू जो थे उस इशू में प्राउड क्या बोलता है और क्या आपके लिए सही है, ये हर किसी को फैसला करने आता है। क्योंकि देखिए हम लोग के घर में हम लोग पालतू जानवर रखते हैं, लेकिन अगर आप अपने पालतू जानवर से प्यार करते हैं तो वो इस बात को समझता है। ऐसा तो नहीं है कि जो प्यार उसको अपने कुत्ते से नहीं करता है, जो करता है दोनों को तो सेम वो रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो जब एक जानवर प्यार को समझता है, सम्मान को समझता है, तो जो लोगों के लिए बना है वो लोग समझेंगे। अपना फायदा हर किसी को समझना होगा। तो ये चीज़ आपको देखना होगा कि ये चीज़ मेरे लिए है या यही सिस्टम चलना चाहिए। क्योंकि कल हम लोगों ने बात किया था कि जब तक कोई पिलर खड़ा नहीं होता है तो उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। तो कुछ पिलर चाहिए जो खड़ा हो सके कि मैं खड़ा हूँ, तब जा करके कोई उसके पीछे खड़ा होता है। झूठा आश्वासन भी बहुत काम करता है। कितने बार क्या होता है कि लोग आश्वासन दे देते नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोग वो काम कर देते हैं जो कोई सोचा नहीं था। तो लेकिन जबकि आपके पास सच्चा आश्वासन है, सब कुछ है, तो ये व्यवस्था के थ्रू हम लोग आगे, जैसे कि अभी समय का कमी है तो बाकी इशू पे हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना। नमस्कार।